एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन में जो रिलेशन हुआ वो हमने अभी देख लिया पिछले लेक्चर में। और ये मोशन इन अ प्लेन में भी आप पढ़ चुके होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैंने आपको जानकारी दी, वो भी आपने पहले पढ़ा हुआ होता है। और ये भी मैंने बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दरअसल क्या होता है कि नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये वर्क नहीं करता। यानी रोटेशन में अगर कहीं एनर्जी कंजर्वेशन जैसी चीज़ें होंगी तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस एनर्जी को पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो लॉज ऑफ मोशन में क्या होता है कि लॉज ऑफ मोशन में जब आप बैलेंस करते हैं फोर्सेस को तो आपको सेंटर की तरफ एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है सर्कल में डायरेक्शन को बदलने के लिए, नॉट मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दो तरह का एक्सेलरेशन हो जाता है, दो टाइप का हो जाता है हमारे पास, एक टेंजेंशियल हो जाता है और एक सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल में मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के अभी आपको बताया था कि ये दोनों किस तरीके से रिलेटेड होते हैं और किसकी क्या डायरेक्शन होती है। यानी ये बेसिक सी चीज़ थी, सिंपल सी चीज़ थी जो आपको सीखनी है। और इसमें सर्कुलर मोशन के जो इक्वेशन है वो आप सिंपली आपको मोशन इन प्लेन में जा करके देख करके वहाँ से लगा लेने हैं, यही इसका बेसिक है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो आगे मैं बात कर रहा था कि अगली जो रोटेशन में इफेक्ट करने वाली क्वांटिटी है वो क्या है। तो मैं कह रहा था एंगुलर मोमेंटम, जैसे वहाँ लॉज ऑफ मोशन में आप डिफाइन करते हैं लीनियर मोमेंटम, तो आप कह देते हैं कि भाई सेकंड लॉ जो है वो क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा तो क्या होगा, आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, यानी वही रहेगा और फिर वही उसी के बेसिस पे आप टक्करें यानी कॉलिजन्स करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम से ही जुड़ा हुआ होता है एंगुलर मोमेंटम भी। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि लीनियर मोमेंटम में क्या होता है कि अगर मैं बात करूं सिंपली लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम में क्या होता है जरा ध्यान से देखें एक बार। पी जो होता है ये एम वी होता है, यानी ये मास हो गया और ये वेलोसिटी हो गई। और ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी हो जाती है, ये हो जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हो जाती है। तो इसमें ये नहीं पता कि पार्टिकल चल कहाँ पे रहा है। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि कोई पार्टिकल चल तो रहा है, दैट इज द पार्टिकल ऑफ मास, दिस इज द वेलोसिटी एंड द मास। और ये कोई पार्टिकल मान लीजिए मोशन में है, चल रहा है, लेकिन पोजीशन की जानकारी नहीं है, कहाँ चल रहा है ये, पोजीशन नॉट डिफाइंड इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटा जो होता है उसमें पोजीशन डिफाइन नहीं होती। तो रोटेशन में ये जरूरी हो जाता है कि घूम रहा है तो कहाँ, यानी चल रहा है तो कहाँ चल रहा है। तो फिर नई फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हो जाती है, एक नई जो काम करती है, जो वर्किंग करती है, उसे कह देते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो इसका बिल्कुल बेसिक सा डेफिनेशन होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम विद पोजीशन, यानी पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो देखिए लीनियर मोमेंटम अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एंगुलर मोमेंटम भी चूंकि एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर पोजीशन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अगर हम डिफाइन करें इसको कि कैसे काम करेगा, तो कोई पार्टिकल मान लीजिए इस तरीके से कहीं चल रहा होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ मान लेते हैं कि v होगी, और उसका पोजीशन क्या होगा, कहीं से हम पोजीशन मानते हैं, ओरिजिन माना हमने ऐसे, मास इसका m होगा। तो आइए, हाँ आइए, नमस्ते। जस्ट वेट अ मिनट, जरा पॉज कर देता हूँ वीडियो। हाँ बैठिए।
लीनियर मोमेंटम विद पोजीशन। तो पोजीशन कहीं से भी देंगे आप, जैसे हमने कहा कि भाई ये ओरिजिन है तो दैट इज द 3D फॉर्मेशन, यानी इसको आप z, इसको x और इसको y कर लें, क्योंकि ये वेक्टर मेथड है, पूरा वेक्टर में लगता है, आई जे के टाइप वेक्टर आप समझ रहे होंगे, उस तरीके से काम करती है ये चीज़। अब इसमें आता है कि ये चीज़ डिफाइन कैसे होगी, तो एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर पोजीशन यानी एंगल के अकॉर्डिंग पोजीशन देखी जाती है, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, जहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि इसके मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अभी अभी हम इससे पीछे वाले लेक्चर में बात कर रहे थे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई छोटा सा एंगल कवर करे ऐसे, तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो जाती है, तो ये जो चीज़ होती है थोड़ा सा डी थीटा वाली बात मैंने बताई थी अभी आपको वेक्टर में, तो ये होता है, ऐसे होता है। तो ये क्या मतलब आर और पी का क्रॉस, देखिए पी ऊपर को जाएगा, अगर मैं मास इंटू वेलोसिटी को लिखूं पी ऐसे, और ये आर होगा, तो आर से पी की तरफ जो एंगल घूमेगा, ये वेक्टर आर की डायरेक्शन हो गई और ये एंगल घूमेगा इस तरफ को, तो आर क्रॉस पी ऐसे। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर में जो डिफाइन होता है आपका, उसे कर लेते हैं आप एंगुलर मोमेंटम, इसे एल से आप डिनोट कर लेते हैं और ये कर लेते हैं आर क्रॉस पी। यानी यहाँ पे बिल्कुल सिंपली आप देखिए कि लीनियर मोमेंटम के साथ में पोजीशन आ गई है, तो किसी पॉइंट के अबाउट, है ना, कोई पॉइंट है उसके चारों तरफ इधर उधर देखा जाए तो पोजीशन बताएगा और एंगल कितना चलता है, कितना एंगल कवर करता है। तो एंगुलर क्वांटिटी की बात हुई थी तो वो क्लियर था कि भाई वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो इसको जो है आप थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दें मैटर को, तो P को अगर आप देखते हैं L, तो R क्रॉस M और V इस तरीके से हो जाती है ये चीज़। तो मास आप जानते हैं अमाउंट है, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया मास है, तो स्केलर है, बाहर निकाल लें, तो इस तरीके से हो जाता है ये मामला, R क्रॉस V ऐसे हो जाता है ये। अब V को अगर आप और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो M R क्रॉस V, तो क्रॉस में डबल जाता है, ये ओमेगा क्रॉस R होता है, ओमेगा क्रॉस R होता है, ऐसे होता है। तो पहले इसका कर लें, फिर जो बनेगा इसके साथ कर लें है ना, तो क्या चीज़ आती है निकल के, ओमेगा की डायरेक्शन निकल के आ जाया करती है। देखिए पहले आप यहाँ से टेंजेंट पे गए, टेंजेंट से आर और टेंजेंट के बीच में गए, तो आप ओमेगा पे आ गए, यानी फिर परपेंडिकुलर आप आ चुके हैं। तो ये जो क्वालिटी आके ये जो क्वांटिटी बन के आती है, तो ये कितनी बन के आती है, ये आती है यहाँ पे एम आर स्क्वायर सिंपल आ जाता है ना, मैग्नीट्यूड में आ जाता है इन सर्कुलर मोशन जो भी, और ओमेगा जो है वेक्टर में आ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये जो चीज़ होती है ये वाली, एक पार्टिकल की बात करूं या बॉडी की पार्टिकल की बात करूं, तो ये अलग अलग तरीकों से निकलती है। अब मैंने यहाँ एक पार्टिकल की बात की है, ठीक, लेकिन इसे हम फिजिकली क्या बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सिंबल होता है इसका आई हो जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इसमें बहुत सारी अनंत दिशाएं हो सकती हैं। तो ये कैसी होती है, इसे बोल देते हैं टेंसाइल प्रॉपर्टीज, है ना। एक करंट आती है, जब करंट 12th में आप डिफाइन करते हैं उसको भी आप टेंसाइल बोलते हैं। हाँ ये बात अलग है कि उसकी फिर डायरेक्शन मानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है जितने भी पार्टिकल होंगे उनका एम आर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे मैंने चूंकि एक ही पार्टिकल की बात की है तो एक का ही हो जाएगा। और फिर ये निकलता अलग अलग तरीकों से, इसके मैथमेटिकल मेथड होते हैं कि इंटीग्रेटेबल मैटर होता है, छोटा सा पार्ट लेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होकर आ जाता है, एक पार्टिकल की बात अगर होती है तो इसमें एक पार्टिकल के हिसाब से ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सिंपल से एग्जांपल देती है एनसीईआरटी एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। तो मैं कुछ एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल के लिए आपको निकाल के दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं ओरिजिन फिक्स करता हूँ यहाँ पर 0 0, और यहीं पे ओरिजिन पे एक ऑब्जर्वर को मैं खड़ा कर देता हूँ। ये ऑब्जर्वर है, और यहाँ से किसी कोई इस यहाँ से इस हाइट से, ये कोई हाइट है मेरे पास, और ये नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से मैं किसी बॉडी को गिरा देता हूँ जिसका मास, या किसी बॉल को m है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो ये नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ t इक्वल टू 0 पर ये स्थिति है, और ये वाला डिस्टेंस आपको मालूम है, ये d जो है मालूम, ठीक। तो t0 यानी जब शुरुआत हुई तो इस हाइट से छोड़ा गया इसको, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि धीरे 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 नीचे आ रहा होगा। ओके, अब हम कह रहे हैं भाई ये खड़ा है, तो हम इसे मान लें कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड मान लेते हैं। ये हो सकता है किसी बिल्डिंग पे खड़ा हो, डज नॉट मैटर, बिल्डिंग भी हो सकती है। अगर किसी बिल्डिंग पे ही खड़ा होगा तो क्या होगा, ये ग्राउंड हो जाएगी, इट इज नॉट मैटर, और नीचे आ जाएगी बॉल। तो कुल मिला के जब मैं इसका एंगुलर मोमेंटम देखता हूँ कहीं किसी टाइम पर, एंगुलर मोमेंटम एट एनी टाइम मैं यहाँ देखता हूँ, तो इसमें वेलोसिटी नीचे की तरफ देखता हूँ, है ना। और यहाँ पे टाइम क्या रखता हूँ, मैं टी रखता हूँ। तो यहाँ हो गया एट एनी टाइम टी, ऐसा हो जाता है। तो जब मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एम आर वी साइन थीटा, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है यहाँ से वो सिंपली आ जाता है। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर लूँ ऐसे, तो ये तो मुझे मालूम पड़ गया कि ये मोशन के जो है, मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये पार्टिकल यूँ गिर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ खड़ा होगा कोई चीज़ मेरे सामने गिर रही है, तो दैट इज, तो घुमा दिया मैंने ऐसे, तो देखा तो अंदर की तरफ होगा। मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो फिर इसमें ये आ जाता है, आर का मैग्नीट्यूड हो जाता, पी का हो जाता, और दोनों के बीच का एंगल हो जाता है साइन थीटा। ये वाली चीज़ हो जाती है। और इसे थोड़ा सा और आगे लिख दूँ तो कुछ ऐसा भी हो जाता है, एम आर वी साइन थीटा, ये भी हो जाता है इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन प्री फाइनल कर दी कि भाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अगर मैं किसी टाइम पर देखता हूँ, कोई टाइम मैं लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी बनी होगी और यहाँ पे कोई वेक्टर बना होगा, अगर मैं उस चीज़ को देखूँ तो ये बना होगा, देखिए वेक्टर, ये वेक्टर बना होगा ऐसे, और इस तरफ को वेलोसिटी बनी होगी, मास पहले से ही है। तो आर और वेलोसिटी के बीच में अगर मैं एंगल देखूं, ये आर है और ये वेलोसिटी है, तो ये वाला एंगल लगेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि साइन में 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। तो मैं ये एंगल लगा लेता हूँ या ये लगा लेता हूँ, है ना, ये वाला थीटा लगा लेता हूँ, तो मुझे वैल्यू सेम ही मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ, ये ओ, ये ए, ये बी, तो मैं ट्रायंगल ओ ए बी की बात करूं तो मुझे बड़ी आसानी से मिलता है ये साइन थीटा। तो ये वाली देखिए, ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई, यानी डी हो गया, और नीचे आर हो गया, यानी आर की वैल्यू हो गई, आर का मैग्नीट्यूड हो गया, उसको आर कह सकते हैं। यानी डी जो मुझे मिला वो मुझे मिला आर साइन थीटा, ये वाली चीज मुझे मिल गई। यानी मुझे अगर आर साइन थीटा की वैल्यू रखनी होगी तो मैं डी रख सकता हूँ। अब मैं यहाँ का एंगुलर मोमेंटम लिखता हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन प्री फाइनल हो गई है, एम आर वी साइन थीटा, ये आ गया देखिए। तो आर साइन थीटा का वैल्यू डी हो गया, और वी यू प्लस ए टी से हो गया, ए कितना हुआ, जी के इक्वल हो गया। तो यू क्या है, हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 है।
तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, एम डी जी टी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये एंगुलर मोमेंटम एट एनी टाइम हो गया। क्लियर? ऐसे हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी लेती है, उसको मैं ले लेता हूँ, बता देता हूँ उसके बारे में। रोटेशनल मोशन जो है से बच्चे थोड़ा कतराते हैं जबकि अगर आराम से पढ़ा जाए, समझा जाए, थोड़ा टाइम हम दे दें इसको, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया अप्रोच बनाएगा आपकी फिजिक्स के अंदर। क्योंकि मैकेनिक्स जो है इसी पे चलती है, डायनामिक्स होता है। अगर एक पार्टिकल की बात करें तो काइनेमेटिक्स होता है ना, तो डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि कुछ इस तरीके से एक पार्टिकल यूं एक स्ट्रेट लाइन पे जाता है ऐसे, और इसके यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में डाल दूँ यहाँ पे, ये वाली ये कह रहा है ये डी है, और पार्टिकल इस डायरेक्शन में कहीं जा रहा है, वेलोसिटी उसकी वी है, मास एम है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अबाउट ओरिजिन। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन। तो बात वही आ जाती है कि भाई यहाँ से जब यूं घूमेगा ऐसे, तो ये तो तय हो गया कि अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी। यहाँ खड़ा होकर हम देखेंगे तो यूं घूम रहा है ये क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो वैल्यू मांगेगा, तो मैं कहीं भी कोई भी आर अगर इसका बना देता हूँ, मान लो यहीं मान लो पार्टिकल को, या यहीं मान लो पार्टिकल को, तो कोई आर बना देता हूँ, तो देखिए ये चीज़ बन जाती है मेरे पास कि ये मुझे आर मिलता है और ये मुझे वेलोसिटी मिलती है। तो इनके बीच में एंगल ये हो जाता है थीटा, तो यानी ये थीटा हो जाता है। ठीक, तब मैं इस एंगल ट्रायंगल में कहीं भी लगाऊं, एट एनी टाइम कहीं भी लगाऊं मैं, तो मैं ये ओ ए मान लूँ, ये ए मान लूँ, ये बी मान लूँ, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो साइन थीटा की मुझे वैल्यू, यानी वी और आर के बीच के एंगल की मुझे जरूरत पड़ती है। तो साइन थीटा मेरा परपेंडिकुलर हाइट डी अपॉन आर होगा। ये वाला आर होता है, हाइपोटेन्यूस बन जाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यानी डी की वैल्यू मेरी बनी रहेगी आर साइन थीटा। तो आर और थीटा आपस में चेंज होते रहेंगे, क्योंकि और दूर जाएगा, मान लीजिए यहाँ चला गया, मान लीजिए सपोज करिए, तो क्या हुआ, थीटा कम हो गया तो आर बढ़ गया। देखिए आर बढ़ गया, थीटा कम हो गया, लेकिन टी वही बना रहेगा। क्लियर? तो वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, एम आर वी साइन थीटा, ये लिखा जाएगा अबाउट ओ, और आर साइन थीटा डी बना रहेगा एम वी डी। ये हो गया, और ये कैसा रहेगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इसे लिख दिया करते हैं। जब ऐसे होता है कि अंदर की तरफ होता है तो फिर क्या है, बाहर की तरफ होता है तो आउटवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक, तो कहीं पे भी एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए इस तरह के रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। उसे पहले ड्रॉ कर लें, रिप्रेजेंट कर लें, और फिर उसके बाद में जानकारी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका जो है टॉपिक एंगुलर मोमेंटम वाला, इसमें आपको जरूरत पड़ रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब इसकी बात होती है कि इसको बदला कैसे जाएगा, चेंज कैसे करेंगे इसको। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, टाइम के साथ में चेंज करते हैं इसको, जो है टाइम के साथ चेंज करते हैं। तो अब एक नई चीज आ जाती है, हाँ, उसे कह देते हैं टॉर्क। ये नई चीज आ जाती है। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर रखेंगे, टॉपिक रखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, टॉर्क के बारे में रखेंगे, पार्टिकल पर टॉर्क रखेंगे। उसके बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उन पर टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन इसमें कैसे यूज होती है वो चीज देखेंगे, फ्रिक्शन का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है वो भी देखेंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाले जाते हैं वो भी देखेंगे। तो ये बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा,
इन डिटेल अगर जाएगा तो थोड़ा बड़ा है, 4 घंटे के आसपास जाता है। मान लो ये चैप्टर 3 घंटे में हो जाते हैं, तो ये 4 साढ़े 4 घंटे के आसपास जाता है। ओके, ठीक है।